अगर एक दिन समुद्र का सारा पानी गायब हो जाए तो हमें क्या दिखेगा? बिल्कुल क्लीन, बस डीप सूखे ओशन फ्लोर अगर हमारे सामने हो तो ऐसे कौन से राज हैं जो आप सबसे पहले देखना चाहोगे? आज की कटिंग एज अंडर वाटर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी जैसे 3D मैपिंग, सोनार डेटा, इनके मदद से हम पानी को हटा के दुनिया के सबसे बड़े अनएक्सप्लोर्ड सीक्रेट को देखने वाले हैं। हम देख सकते हैं डूबे हुए एंशिएंट सिटीज जिनमें कभी सिविलाइजेशंस रहते थे, अंडर वाटर माउंटेन्स जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी हो सकती है लेकिन पानी के नीचे छुपी है, भयानक अंडर वाटर डिजास्टर्स के निशान, और हाँ, बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली सच। इसी के साथ हमारे देश में समुद्र के नीचे छुपी एक ऐसी मिस्ट्री जो शायद इसी साल सबके सामने आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले धरती के इस हिस्से के ओशन फ्लोर से शुरू करते हैं। साल 2016 गल्फ ऑफ मैक्सिको में साइंटिस्ट के एक टीम को ओशन फ्लोर्स के नीचे कुछ मैसिव मेटेरॉइड इम्पैक्ट्स के प्रूफ मिले। तो साइंटिस्ट ने उस जगह को ड्रिल करना शुरू किया और उन्हें जमीन में धंसा एक मेल्टेड रॉक का लेयर मिलता है। इसके कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस पत्थर का एज 66 मिलियन ईयर्स है और ये एक एस्टेरॉइड था जो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा वाइड था। जमीन से टकराया, उसके इम्पैक्ट से ये क्रेटर बना और इसी से ये थ्योरी निकल के सामने आई कि यही वो क्रेटर है जिसने डायनासोर्स के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर दिया था, क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसे एक भी डायनासोर की स्पीशीज नहीं मिले जो 66 मिलियन ईयर्स से कम पुराने हो। आज ये क्रेटर 200 किलोमीटर वाइड और 1 किलोमीटर डीप है और मेटेरॉइड का बाकी हिस्सा जो अभी भी गहराई में छुपा हुआ है, इसे देखने के लिए सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको के पानी को हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे पानी पीछे हटेगा एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ सामने आएगा, एक छुपा हुआ जमीनी हिस्सा जो कोस्ट के साथ साथ फैला हुआ है। हमें इन लेयर्स को एक एक करके हटाना होगा। जैसे जैसे हम ये परतें हटाते जाते हैं वैसे वैसे हम वक्त के अंदर और अंदर घुसते चले जाते हैं 66 मिलियन ईयर्स पीछे, और हम उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो जगह किसी भी जिंदा जीव ने 66 मिलियन ईयर्स से नहीं देखी। इस मेटेरॉइड को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने इसके डायमेंशंस, स्पीड और इम्पैक्ट एंगल का पता लगाया। जब ये चिक्सुलैब धरती के इस हिस्से में टकराया था तब उसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर पर आवर से भी तेज थी। इम्पैक्ट के फौरन बाद हजारों टन पत्थर इस क्रेटर से उड़ के एटमॉस्फेयर में छिटक गए थे और यहीं से शुरू होती है डिस्ट्रक्शन की एक ऐसी खेल जिसने एक पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था। हजारों लाखों टन पत्थर जो अब एटमॉस्फेयर में उड़ गए थे वो कुछ टाइम बाद नीचे आना शुरू होती है। एटमॉस्फेयर में घर्षण के वजह से अब इन पत्थरों के टुकड़े किसी आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं और देखते ही देखते जहाँ पर भी ये गिरते हैं अपने सामने आए हर एक चीज को ये जलाने लग जाते हैं। इस इम्पैक्ट के 1000 किलोमीटर की रेडियस में जो भी जीव मौजूद थे वो पहले ही भाप बन चुके थे। बाकी बचे जीव इन जलते हुए चट्टानों के नीचे दफन हो जाते हैं और इसी के फौरन बाद आज तक की सबसे बड़ी समुद्री सुनामी लाखों गैलन पानी को समंदर से बाहर उछाल देती है, जिससे ऐसे जाइगेंटिक सुनामीज आने लगते हैं जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाते हैं। हवा, पानी, जमीन, हर जगह सिर्फ तबाही के मंजर होते हैं। लगभग 11 से 12 मैग्नीट्यूड के भूकंप के साथ तकरीबन 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहर अब पूरे कॉन्टिनेंट को अपने चपेटे में लेने लग जाती है। जो जानवर समुद्र से कई सैकड़ों मील दूर थे उन्हें सुनामी अपने ओर आने की आवाज तो सुनाई दे रही होगी लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इम्पैक्ट के बाद जमीन में मौजूद सल्फर इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में घुल जाती है, जिसके बाद सल्फर एरोसॉल एटमॉस्फेयर में एक मोटी जहरीली चादर बना के पूरे आसमान को अपने अंदर ढक लेती है, जिसके बाद सूरज की रोशनी अब इसे पार करके जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। धीरे धीरे प्लांट्स मरने लगे, इसी के साथ मरने लगे उन्हें खाने वाले छोटे जीव।
इंडस्ट्रीज और ऐसे ही पूरा फूड चेन कोलैप्स कर जाता है। धीरे धीरे अब पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर भयानक तरीके से गिरने लग जाता है। एवरेज 26 डिग्री सेल्सियस कुछ ही दिनों में गिर जाता है, जिससे इंस्टेंटली ये प्लेनेट डीप फ्रीजिंग जोन में चला जाता है और अगले लगभग 16 से 30 सालों तक पृथ्वी इसी फ्रीजिंग जोन में रहती है। जो प्लांट्स और जानवर इस एक्सट्रीम वेदर पैटर्न चेंजेस को झेल पाए वो जिंदा बच पाए। बड़े जानवर जैसे डायनासोर्स का खेल खत्म हो चुका था। लेकिन गल्फ ऑफ मेक्सिको को छोड़ के अब हम जाने वाले हैं पेरू के कोस्ट की तरफ। यहाँ बसा हुआ है बर्म्यूडा ट्रायंगल, जो न जाने कितने ही सालों से हजारों शिप्स, प्लेन्स, बोट्स और कई सैकड़ों दूसरे वेसल्स समुद्र के सिर्फ इसी हिस्से में आके गायब हो जाते हैं। तो आइए अब इसका पानी हटाते हैं और देखते हैं ऐसा आखिर क्या है बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे जिससे ऐसे कैटास्ट्रोफिकल इवेंट्स यहाँ होते हैं। लेकिन इस बार हम मिस्ट्री की सरफेस नहीं बल्कि उसके नीचे जाएंगे, समुद्र के अंदर के उन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को समझने के लिए जो शायद इस जगह के राज की असली वजह है। जब साइंटिस्ट ने एडवांस सोनार मैपिंग्स और अंडर वाटर ड्रोन टेक का यूज करके बर्म्यूडा के नीचे के ओशन फ्लोर्स को स्कैन किया तो उनके सामने एक ऐसा लैंडस्केप आया जैसा किसी भी और पार्ट ऑफ द ओशन में नहीं मिलता। एक छोटे से रीजन में अंडर वाटर माउंटेन्स, ट्रेंचेस, प्लेट्यूज और नैरो स्ट्रेट लैंड्स बने हुए थे। ये इतना ज्यादा जियोलॉजिकली डाइवर्स है कि साइंटिस्ट्स भी हैरान रह गए। पानी के नीचे बर्म्यूडा के टाइनी आइलैंड्स एक्चुअली एक मैसिव अंडर वाटर वॉल्केनिक माउंटेन के सिर्फ टिप्स है। ये माउंटेन अराउंड 4 किलोमीटर हाई है और अटलांटिक के बीचों बीच तक फैला हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि ये पहाड़ वहाँ आए कहाँ से? लाखों साल पहले जब अटलांटिक ओशन अपने फॉर्मेशन स्टेज में था, समुद्र के अंदर एक मेगा वोल्केनो एक्टिव होता है। ये वोल्केनो कंटिन्यूअसली लावा उगलता रहा फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स। लावा के लेयर्स इतने ज्यादा जमा हो गए थे कि एक नया आइलैंड समुद्र के सरफेस पे उभर आता है, अ जाइगेंटिक वोल्केनिक आइलैंड। पर टाइम के साथ वोल्केनो इनएक्टिव हो जाता है। विंड, रेन और इरोशन ने उस आइलैंड को धीरे धीरे अपना शेप दिया। शार्प आइलैंड पीक्स फ्लैट प्लेट्यू में बदल गए। फिर आइस एज आता है जब ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं। सी लेवल्स ड्रामेटिकली राइज करते हैं, इतने ज्यादा कि पूरा प्लेट्यू समुद्र के नीचे चला जाता है। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर बचा रहता है और वही आज के बर्म्यूडा आइलैंड्स हैं। लेकिन नीचे एक एंशिएंट वोल्केनो का पूरा स्लोप अभी भी एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रिएंट से भरा हुआ वही डेवलप हुआ एक ह्यूज कोरल रीफ सिस्टम, कलरफुल, अलाइव और डेंजरस। इन कोरल रीफ्स ने हजारों शिप्स को खत्म कर दिया। रीफ के छुपाए स्ट्रक्चर्स समुद्र के अंदर एक डेडली मेज बनाते हैं। पर ये सिर्फ बर्म्यूडा तक ही लिमिटेड नहीं है। दुनिया के कई रीफ सराउंडेड आइलैंड्स जहां हाई ट्रैफिक और अनइवन ओशन फ्लोर्स मिलता है, वहां भी कई सारे शिप्स ऐसे ही डूबते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल का ये एरिया भी उसके टोटल रीजन का सिर्फ एक छोटा पार्ट है। लेकिन अब बात करते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे गहरे राज की, पोर्टो रिको ट्रेंच। अगर हम इस रीजन का सारा पानी वर्चुअली हटा दें तो सामने आएगी एक 8 किलोमीटर डीप ट्रेंच, अटलांटिक की सबसे गहरी जगह। यहाँ ऐसे वर्टिकल क्लिप्स हैं जो किलोमीटर्स तक सीधे नीचे जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ आज तक इंसानी कदम मुश्किल से ही पहुँचे हैं। ये ट्रेंच बना है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ने कैरेबियन प्लेट के नीचे सबडक्ट करना शुरू किया तब एक क्रैक बना जो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर ट्रेंच में बदल गया। इतनी डेप्थ और कॉम्प्लेक्स जियोग्राफी की वजह से अगर कोई भी शिप या प्लेन यहाँ खो जाए तो उसका मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। MH370 जैसे एयरक्राफ्ट जिसको सर्च करने में दुनिया भर के सैटेलाइट्स और सोनार सिस्टम्स भी फेल हो गए, उसका रैकेज मिलना कितना मुश्किल है ये सब जानते हैं। तो सोचो बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर पोर्टो रिको ट्रेंच जैसे जोन में अगर कुछ खो जाए तो क्या उसका मिलना पॉसिबल भी है। अब यहाँ से थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, आज हम सब इंटरनेट के बिना एक भी पल नहीं बिता
बिता सकते। हर 1 मिनट में दुनिया के लोग लगभग 25 लाख जीबी डेटा कंज्यूम करते हैं। पर क्या आप जानते हैं ये डेटा का फ्लो कहाँ से आता है? आपको लगता होगा सैटेलाइट से, पर असली कहानी कहीं और है। समंदर के नीचे, अंडर वाटर वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम ओशंस का पानी यहाँ से भी खींच लेते हैं, एक ऐसी चीज सामने आती है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लंबी केबल्स का एक ग्लोबल नेटवर्क। यही है दुनिया का असली वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स लाइट की स्पीड से डेटा भेजते हैं और दुनिया के 98% से भी ज्यादा डेटा इन्हीं केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। और ये केबल्स कहाँ से गुजरती है? दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस रूट्स के थ्रू, जैसे ताइवान और फिलीपींस के बीच चाइनीज सीज का डीप सी फ्लोर। ये केबल इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसे ऐसे समझिए, ये दुनिया के बैंक्स, गवर्नमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डिजिटल लाइफलाइंस हैं। लेकिन ये लाइफलाइंस खतरों से भरी हैं। कई बार सी प्रेडेटर्स इन्हें काट देते हैं, कभी व्हेल्स इनमें उलझ जाते हैं। रिसेंटली ऐसा ही एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था नॉर्वे के पास, जहां एक हम्पबैक व्हेल एक इंटरनेट केबल में फंस गया था। रेस्क्यू टीम को केबल काटनी पड़ी थी सिर्फ व्हेल को बचाने के लिए। इसी वजह से कुछ जगह इंजीनियर्स ने केबल्स को 3 मीटर गहरे ट्रेंचेस में दफन किया है। हाई प्रेशर वाटर जेट से बनाए गए ट्रेंचेस के अंदर जायंट मशीन्स जो प्लोस की तरह दिखते हैं, ओशन फ्लोर्स पे क्रॉल करते हैं, क्वाइटली मेंटेनिंग द इंटरनेट यू एंड आई स्क्रॉल थ्रू एवरी डे। लेकिन इन सब के बावजूद साल 2006 में जब एक 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया तो लुजोन स्ट्रेट के कैनियन को हिला के रख दिया। ये वही स्ट्रेट है जहां से 19 मेजर इंटरनेट केबल्स गुजरते हैं जो एशिया को अमेरिका से कनेक्ट करते हैं। अर्थक्वेक के बाद एक मैसिव अंडरवाटर लैंडस्लाइड आता है जिसने एक के बाद एक सारी केबल्स तोड़ डाली। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का इंटरनेट डाउन हो गया। बैंक्स, यूनिवर्सिटीज, ATMs, स्टॉक मार्केट्स, सब कुछ रुक गया। $बिलियन डील्स फ्रोजन हो गए। ये दुनिया का पहला ऐसा मोमेंट था जब इंटरनेट का एक बड़ा पार्ट लिटरली समंदर के नीचे डैमेज हो गया था और उन ब्रोकन केबल्स को रीस्टोर करने में लगभग 3 महीने लग गए थे। इमेजिन करो आज के फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में 3 महीने का इंटरनेट ब्लैकआउट। लेकिन ये सब बस एक रिमाइंडर है कि हम जिस डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं उसकी फाउंडेशन समंदर के अंदर छुपी हुई है और हर वक्त एक और अंडरवाटर लैंडस्लाइड, एक और व्हेल एनकाउंटर या एक और टेक्टोनिक शिफ्ट हमारे पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगला डिजास्टर कब होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि समंदर के नीचे एक मॉन्स्टर छुपा है। ऐसा मॉन्स्टर जो जमीन को फाड़ सकता है, शहरों को दबा सकता है और दुनिया के सबसे खतरनाक डिजास्टर को जन्म दे सकता है। वेलकम टू द रिंग ऑफ फायर। अर्थ का सबसे डेंजरस जोन पैसिफिक ओशन के नीचे है एक इनविजिबल बेल्ट जिसे द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ होते हैं दुनिया के 90% से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स और उनके डेडली आफ्टरशॉक सुनामीज। अर्थ का मोल्टेन कोर, उसके ऊपर मेंटल और क्रस्ट। ये क्रस्ट टुकड़ों में बनती है टेक्टोनिक प्लेट्स। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं अर्थ हिलता है। जब एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है उसे कहते हैं सबडक्शन और सबडक्शन जोन से बनाते हैं अर्थ के सबसे इंटेंस अर्थक्वेक्स। रिंग ऑफ फायर के अर्थक्वेक्स सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं होते, ये समंदर के फ्लोर को भी तोड़ देते हैं और जब ऐसा होता है वाटर एक जायंट वेव के फॉर्म में राइज करता है और इसे ही सुनामी कहा जाता है। ये सुनामी सब कुछ अपने साथ ले जाता है और कभी कभी पूरे के पूरे शहर को भी। अब आते हैं हमारे देश में। 1983 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के कोस्ट पे एक अंडर वाटर सर्वे स्टार्ट किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने सोनार मैपिंग और स्कूबा डाइविंग के जरिए पानी के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स का पता लगाया। ये स्ट्रक्चर्स एक प्लैन्ड सिटी जैसे दिखते थे। ऊंचे ऊंचे स्टोन वॉल्स, रोड्स, पैलेसेस, एक पूरा वेल प्लान्ड सिटी। जब डाइवर्स ने इस जगह को एक्सप्लोर किया तो समंदर के 30 फीट नीचे उन्हें सैंडस्टोन ब्लॉक्स मिलते हैं और ऐसे ही कई सारे कार्व्ड स्ट्रक्चर्स मिले, जिससे पता चलता है कि किसी समय में ये एक बिजी पोर्ट सिटी का हिस्सा रहे होंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग और मटेरियल एनालिसिस से कुछ आर्टिफैक्ट्स 9000 साल पुराने एस्टिमेट किए गए। अगर ये कंफर्म हो जाए तो इसका मतलब है द्वारका दुनिया के सबसे पुराने नोन
ओशन सिटीज में से एक हो सकती है, बट साइंटिस्ट कम्युनिटी अब भी डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं ये 3000 साल पुरानी सभ्यता हो सकती है, जबकि कुछ इसे प्री हिस्टोरिक मान रहे हैं। और इसी साल 2025 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नए मिशन के तहत द्वारका की खोज फिर से शुरू की, और इनका एम है पुराने स्ट्रक्चर्स का 3D मॉडल बनाना और डिजिटल फॉर्म में एक लॉस्ट सिटी को रिवाइव करना। पिछले कई सालों से वेस्टर्न वर्ल्ड अटलांटिस की खोज में लगा है, लेकिन शायद हमारे सामने भारत की अपनी एक अटलांटिस है जो माइथोलॉजी से नहीं आर्कियोलॉजी से जिंदा हो रही है। द्वारका सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, ये एक सिंबल है भारत की प्राचीन मैरीटाइम जीनियस का और समंदर के गहराइयों में छुपी हजारों साल पुरानी एक ऐसी सिटी का जो हमारे सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को पूरी दुनिया के सामने ला सकती है। अब तक हमने देखा ओशंस के नीचे मौजूद कुछ अनोखे राज जो बरसों से छिपी हुई थी, लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ रहने वाले कुछ जानवर। साइंटिस्ट हर 1.5 से 2 दिन में लगभग एक ऐसी नई स्पीशीज का पता लगाती है इन ओशन से जिन्हें उससे पहले किसी ने भी नहीं देखा। मरीन बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 2 मिलियन से भी ज्यादा मरीन स्पीशीज हमारे ओशंस में रहते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2,40,000 स्पीशीज को ही ढूंढा जा चुका है। यानी अभी भी समंदर के नीचे 17.5 लाख ऐसे क्रीचर्स मौजूद होंगे जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, चाहे वो ट्रांसपेरेंट जेलीफिश हो या ग्लोइंग ऑक्टोपस या ऐसे क्रीचर्स जो 500 डिग्री पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास सरवाइव करते हैं। क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और काफी माइंड ब्लोइंग भी। लेकिन चलिए थोड़ा क्लियरली समझते हैं। ये डीप ओशन के फ्लोर पर होती है जहाँ अर्थ के अंदर से सुपर हीटेड वाटर इरप्ट करता है। ये वाटर कभी कभी 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये एक तरह का अंडर वाटर वॉल्केनो समझ लो। डायरेक्टली 500 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी लाइफ नहीं बचेगी, लेकिन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास जो वाटर होता है उसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर ग्रेडियंट्स होते हैं। मतलब 2 सेंटीमीटर इधर 2 डिग्री सेल्सियस, 2 सेंटीमीटर उधर 400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वेंट के साइड में कुछ थर्मोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनका नाम है एक्स्ट्रोमोफाइल्स या हाइपर थर्मोफाइल्स। ये सरवाइव करते हैं 80 से लेके 122 डिग्री तक के वाटर में, और कुछ माइक्रोब्स 121 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा रहते हैं। जहाँ नॉर्मल लाइफ को सनलाइट चाहिए होती है, इनको चाहिए होता है सल्फर एंड मीथेन। ये फोटोसिंथेसिस के जगह कीमोसिंथेसिस का यूज करते हैं और इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी से फूड बनता है। और यहाँ कई सारे अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स पाए जाते हैं, जायंट ट्यूब वर्म्स, ब्लाइंड श्रिम्प्स, घोस्ट ऑक्टोपस एंड लिम्पेट्स। और इन्हीं को देख के साइंटिस्ट को ये आइडिया आया कि अगर हमारे ओशन के कुछ सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी लाइफ सरवाइव कर पाती है तो जरूर स्पेस में मौजूद बाकी प्लैनेट्स में जहाँ साइंटिस्ट को डीप फ्रीजिंग वाटर होने के प्रूफ्स मिले हैं, लाइफ वहाँ भी सरवाइव कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।